मतलब क्या बोला कि आपने समास पढ़ा दिया, ठीक है, मतलब समास ही तो पढ़ा रहा था तक। आप ट्रिकी भाव में ना बताओ कोई चीज़ तो बाद में समझ में, हालांकि मैंने डिटेल बताया, लेकिन डिटेल आपको पढ़ने का टाइम ना होगा तो आप शॉर्टकट पढ़ लो ताकि आपको याद हो जाए, लेकिन डिटेल समझने की ज़रूरत होती है, तो मैं एक बार बता ही देता हूँ। जैसे एक तरफ मैं समास लिखूंगा, एक तरफ उसके बारे में लिखूंगा, तो मैंने लिखा अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो इसका में इसमें क्या हो जाएगा, इसमें पहले उपसर्ग है ना, उपसर्ग प्लस संज्ञा है ना, अव्यय और अव्यय है ना, उसके बाद में संज्ञा और संज्ञा, ठीक है। अव्ययी भाव में क्या होगा कि अगर उपसर्ग और संज्ञा का मतलब योग हो तब भी अव्ययी भाव में जाएगा, और अव्यय और अव्यय का योग हो तब भी अव्ययी भाव में जाएगा, और संज्ञा और संज्ञा का योग हो तब भी अव्ययी भाव में जाएगा, ठीक है। तो अव्ययी भाव समास का एग्जाम्पल आपने समझा, मतलब कॉन्सेप्ट समझा, ठीक है। दूसरा मैं लिखूंगा कर्मधारय, ठीक है। कर्मधारय में क्या होगा, समास, ठीक है। इसमें क्या होगा, देखो इसमें होगा कुछ नहीं, इसमें होगा संख्यावाची, संख्यावाची है ना, विशेषण प्लस संज्ञा। संख्यावाची विशेषण मतलब कि चारों पांचों तीनों इस तरीके से, विशेषण का मतलब मैंने बताया ही है तो आप जानते ही हो। उसके बाद में मैं करूंगा क्या, तीसरा ले लूंगा, तीसरा वाले में मैं द्वंद्व लेता हूँ, ठीक है। द्वंद्व, द्वंद्व समास, इसमें होगा क्या, विलोम शब्द आएंगे है ना, विलोम शब्द, ठीक है। अब सारे विलोम नहीं आएंगे, मैंने सब कुछ बताया है, तरीके भी बताए हैं तो आप जानते भी होंगे। और मतलब चौथा में क्या होगा, बहुब्रीहि समास, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या आएगा, पर्यायवाची, पर्यायवाची है ना, और इसमें उपसर्ग रहेगा, स उपसर्ग रहेगा और सह उपसर्ग रहेगा, है ना। बताया है मैंने डिटेल में, अगर आप देखना तो पड़ेगा ही, मैं शॉर्ट तो बता ही देता हूँ लेकिन फिर भी। उसके बाद में चौथा के बाद में पांचवा में क्या आएगा, बहुब्रीहि के बाद में द्वंद्व आएगा, द्वंद्व आ गया। तीसरा चौथा पांचवा मैंने और कहीं छोड़ा क्या है, अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व के बाद द्वंद्व, द्वंद्व में कर्मधारय में मैंने क्या लिखा, संख्यावाची, संख्यावाची विशेषण संज्ञा, फिर विशेषक और विशेष्य होगा इसमें, विशेषक विशेष्य, विशेषक और विशेष्य होगा, है ना। इसमें द्विगु है ना, द्विगु की बात करेंगे। द्विगु समास में क्या होगा, इसमें होगा संख्यावाची है ना, संख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा होगा, ठीक है, ये हो गया। और पांचवे में क्या होगा, इसमें बहुव्रीहि के बाद में क्या आएगा, तत्पुरुष है ना, तत्पुरुष समास में क्या आएगा, इसमें आ जाएगा कारक विभक्ति, कारक विभक्ति का लोप रहेगा, है ना, विभक्ति का लोप, ठीक है। और इसमें आएगा अनुपसर्ग है ना, अन उपसर्ग रहेगा, है ना, उपसर्ग, ठीक है। उपसर्ग रहेगा, द्वारा या के द्वारा प्रत्यय रहेगा ना, द्वारा। तो मैं इसको फिर से बता देता हूँ, मैंने लिखा है, अच्छे से बोल नहीं पाया हूँ, हाईलाइटर ले लेता हूँ, कौन सा कलर मैच नहीं करेगा, ये वाला देखो। अव्ययी भाव समास में होगा क्या, इसमें रहेंगे उपसर्ग है ना, उपसर्ग के बाद में संज्ञा, संज्ञा के बाद में अव्यय, अव्यय मतलब देखो, अव्ययी भाव समास में क्या होगा कि उपसर्ग और मतलब उपसर्ग और संज्ञा का मेल होगा, अव्यय अव्यय का मेल होगा, संज्ञा और संज्ञा का मेल होगा, तो उपसर्ग समास में उपसर्ग में जाएगा, मतलब अव्ययी भाव समास हो जाएगा। और कर्मधारय समास के एग्जाम्पल रहेंगे, कर्मधारय में रहेगा कि संख्यावाची रहेगा, संख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा का होगा, और विशेषक और विशेष इसमें होंगे, ठीक है। और द्विगु समास में क्या होगा, संख्यावाची प्लस इसका योग विशेषण मतलब संज्ञा से होगा। द्वंद्व में होगा विलोम शब्द जितने आएंगे इसमें होंगे। बहुब्रीहि समास में क्या होगा, बहुब्रीहि में होगा पर्यायवाची शब्द और उपसर्ग लगे होंगे, ठीक है। लेकिन अब तत्पुरुष में क्या होगा, तत्पुरुष में जैसे कर्ण कारक विभक्ति वाले सारे आ जाएंगे इसमें, मैंने पढ़ाया भी, इसमें 6 प्रकार के होते हैं, 6 बता देंगे। तो ये तो शॉर्ट माध्यम से आपको याद कर सकते हो, पर डिटेल तो आपको देखना ही पड़ेगा,
ठीक है, एक बार इसका मैं रिवीजन कर देता हूँ। नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे कि समास के बारे में। मैंने बहुत सारे लेक्चर पढ़ाए हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लेलिस्ट में देख लीजिए, है ना। तो सबसे पहली बात मैं समास की बात करूँगा। देखिए समास का पहले इसका विच्छेद समझिए। देखिए इसका मतलब होता है सम धन आस, है ना। सम का मतलब मतलब ये सम एक प्रकार का उपसर्ग है, ठीक है। इसका ये सम का मतलब होता है पास या समीप, है ना, समीप या पास, ठीक है। ये चीज आप जानते ही हो। और जैसे आस शब्द जो है मूल शब्द है, ठीक है। मूल शब्द तो आस ही है, मूल शब्द, ठीक है। और इसका मतलब क्या होता है, मूल शब्द आस है, इसका मतलब जैसे बैठना होता है, इसका मतलब, है ना, बैठना, ठीक है। तो मतलब ये जैसे ये समास कोई संधि नहीं है, ये एक प्रकार का संयोग है शब्दों का, ठीक है। संयोग है शब्दों का, जैसे संधि होती है, जैसे संधि में कोई शब्द अलग अलग बनता है, संधि मैंने पढ़ा है, डिटेल में देख लेना, है ना। तो अब हम बात करेंगे कि समाज का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो ठीक है। तो समास का शाब्दिक अर्थ को लेकर बात की जाए तो देखिए इसका मतलब ही होता है संक्षेपण, है ना, ठीक है, या संक्षिप्तीकरण, है ना, संक्षिप्तीकरण। मतलब क्या है कि कोई सेंटेंस है उसको छोटा करके मतलब किया जाता है, ठीक है। अब जैसे समास का कई बार विलोम पूछता है, तो समास का विलोम जो होता है, समास का विलोम, है ना, ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है, तो होता है व्यास, है ना। ये ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन पूछा भी है। तो व्यास मतलब अगर व्यास शब्द की, हालांकि मैं समास का विलोम व्यास होता है वो तो ठीक है बात, मैं थोड़ा यहाँ बता ही देता हूँ क्या मतलब बनेगा। देखिए व्यास मतलब, व्यास का मतलब क्या होता है, जैसे व्यास मतलब दो अर्थों से बी धन आस, है ना, बी धन आस बराबर व्यास। तो ये खुद में मतलब यण संधि का उदाहरण है, हालांकि मैं संधि नहीं पढ़ा रहा हूँ, तो मतलब इतना ही जानो, फिर मैं अगली बात करता हूँ। देखिए होता क्या है, जैसे समास का मतलब, जैसे मान लिया कोई समास है, ठीक है, तो मैंने मान लिया कोई चीज लिखा, मैंने लिखा मान लिया माखन चोर, है ना, माखन चोर, ठीक बात। तो माखन चोर मैंने लिखा, अब इसका मतलब अगर विग्रह करोगे, मतलब तोड़ोगे, तो वही विग्रह पद्धति कहलाता है ना। तो ये विग्रह होता है इसी, जिससे इसको, इसका मतलब हो जाए माखन को चुराने वाला, है ना, इस तरीके से हो जाएगा माखन चोर। तो मतलब ये कुल मिला के क्या कहते हैं कि विग्रह जो है शब्दों को मतलब तोड़कर लिखना ही विग्रह कहलाता है, ठीक है। तो जो ये है को विभक्ति है, इसको मतलब इसमें इसमें लोप हो जाता है। मैं इसकी चर्चा तो करूंगा ही करूंगा, सबसे पहले मैं इसकी परिभाषा लिखता हूँ तो आप जान पाओगे, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ समास की परिभाषा, है ना। समास है क्या है, दो पदों के मध्य, है ना, प्रयुक्त कारक विभक्ति अव्यय अव्यय या योजकों को हटाकर उन्हें पास, उन्हें पास पास लिखना, एक मतलब लिखने से एक, लिख ही देता हूँ अच्छे से, लिखने से एक नए शब्द का निर्माण होना, है ना, समास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक है। समास की प्रक्रिया के अंतर्गत आता है, अर्थात वही है, ठीक है। मैंने बताया कि मतलब जैसे कोई दो शब्द हैं, ठीक है, उसमें आप अगर कारक मिल जाए, जैसे काकी के कारक हैं, ठीक है, कुछ भी मतलब कारक मैंने पढ़ाया है, और अव्यय मिल जाए या विभक्ति, मतलब विभक्तियां 8 प्रकार की होती है, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है, तो उसको उसका लोप हो जाता है, वही समास कहलाता है। मतलब कि क्या है, मैं तो ये तो समास, इसका विग्रह जब बताऊंगा, देखो विग्रह का मतलब क्या होता है, विग्रह का मतलब ये होता है, मैं बता दूं, जैसे मान लिया अभी मैंने बताया था, जैसे अब जैसे कोई मैंने लिखा राह खर्च, है ना, तो राह खर्च, है ना, तो मैंने छोटा शब्द लिखा, अब इसका जब विग्रह करोगे तो हो जाएगा राह यानी रास्ता के लिए खर्च, है ना, राह के लिए खर्च, है ना। तो यही प्रक्रिया है, जैसे इसको बड़ा जब लिखोगे तो ये पूरा एक समास विग्रह कहलाएगा, ठीक है, समास विग्रह कहलाएगा, ठीक है। तो ये चीजें हुई, ठीक है। दरअसल ये सब तो बात बता ही दी, कभी कभी समस्या जहाँ होती है, कहाँ होती है, समास को भेद, समास के भेद को लेकर, है ना, समास के भेद, है ना, किताबें गाइडें जो है अलग अलग मत देती हैं, अच्छे से मतलब समाज के मुख्यतः मैं सारी चीजें बताऊंगा ही बताऊंगा, है ना।
तो अगर विग्रह के आधार पर बात किया जाए, है ना, ठीक है, तो इसको मैं पहले इसको अच्छे से लिखूं, समास विग्रह के भेद, है ना, समास विग्रह के भेद, है ना। तो इसके मतलब दो होते हैं, पहले में होता है लौकिक समास विग्रह, है ना, जिसको नित्य कह देते हो कई बार, नित्य समास विग्रह, ठीक है। और दूसरा होता है अलौकिक समास विग्रह, ठीक है। ये चीजें हो गई, इसको अनित्य समास विग्रह कहते हो, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब देखो, मैं अब समास के भेद की बात करूंगा तो वो चीजें हैं क्या है, देखिए, समास के भेद, है ना, इसको लेकर बहुत सारी भ्रांतियां हैं, उसके बारे में चर्चा ही कर देता हूं। यदि समास के भेद की बात की जाए, समास के भेद, है ना, तो देखिए है क्या है, इसके मैं स्टेप लिखता हूं अलग अलग, वो समझ पाओगे। जैसे पदों की प्रधानता के आधार पर, है ना, पदों की प्रधानता के आधार पर, तो इसके कितने हैं, चार, मैं चारों लिखाऊंगा। और दूसरा है मूल रूप, यानी कि संस्कृत होता है मूल रूप, संस्कृत शब्द होता है संस्कृत के, मतलब संस्कृत में समास के भेद कितने हैं, तो इसमें 5 है, पांचों में बता दूंगा। और हिंदी में बात की जाए, हिंदी में समास के भेद की बात की जाए तो ये 4 है, ठीक है। ये चीज हो गई। तो मैं सबसे पहले पदों की प्रधानता के आधार पर बता देता हूँ, अगले पेज पे लेकर, पदों की प्रधानता के आधार पर समास के भेद, है ना, 4 होते हैं, मैंने बताया भी था। पहला है प्रथम पद प्रधान, है ना, प्रथम पद प्रधान, इसको मैं इधर लिख देता हूँ ताकि इसके बारे में अबाउट सेक्शन में लिखना होता है। दूसरा है द्वितीय पद प्रधान, ठीक है। और तीसरा है उभय पद प्रधान। चौथा है उभय पद अप्रधान। होता क्या है, सारी चीजें मैं चर्चा करूंगा। देखिए, इस उभय का मतलब होता है दोनों, है ना, पद प्रधान, ठीक है। और इसमें होता है कि कोई पद प्रधान नहीं, कोई पद प्रधान नहीं, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब कौन कौन से, जैसे मान लिया इसमें कौन से आ जाएंगे, देखो, जैसे इसमें क्या है, अगर प्रथम पद है तो अव्यय, अव्यय मैंने बहुत डिटेल में चर्चा की है, तो अगर उसको देखोगे अव्ययी भाव, है ना, अव्ययी भाव समास आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें एक पद प्रधान होता है ना, ठीक है। और इसमें आ जाएगा द्वितीय वाले में तत्पुरुष समास, तत्पुरुष समास, है ना। एक बात समझ गया। और इसमें जब दोनों पद प्रधान रहेगा तो इसको द्वंद्व समास कहेंगे, ठीक है, द्वंद्व समास, है ना। इसमें कोई पद प्रधान नहीं तो इसको कहा जाएगा बहुव्रीहि, है ना, बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब इसमें मतलब क्या होता है, तत्पुरुष में ही दो चले जाते हैं, ठीक है, दोनों को मैं अलग से लिखता हूँ। एक तो हो जाएगा आपका, इधर ही मैं इधर ही लिख देता हूँ, ये कर्मधारय हो जाएगा, ठीक है, कर्म, यही है कर्म धारय, ठीक है, कर्मधारय। और इसमें आ जाता है दिगु, है ना, दिगु समास, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब इसमें अब मैं बात करूंगा प्रथम पद क्या होता है, द्वितीय पद क्या होता है, तृतीय, और ये उभय पद क्या है, और जिसमें कोई पद नहीं होता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले मैं बात बताता हूँ। देखिए, जैसे मान लिया मैंने एक ये लिखा, एक ये लिखा, ठीक, मतलब जैसे शब्द होता है, ठीक है, मैं इसको शब्द कहो या पद कहो, ठीक है, मैंने पद क्यों कहा जाता है उसकी चर्चा कर ही दूंगा, मतलब किया ही है। तो यहाँ पे ये है प्रथम पद, ये है द्वितीय पद, ठीक है। तो मतलब क्या है, अगर प्रथम पद प्रधान है, द्वितीय पद गौण है, तो इसमें होगा क्या, इसमें हो जाएगा अव्ययी भाव, है ना, अव्ययी भाव, ठीक है। यदि द्वितीय पद प्रधान है, प्रथम पद वो है, तो वो चला जाएगा तत्पुरुष में, ठीक है, तत्पुरुष में, है ना। और क्या कहते हैं, अगर दोनों पद प्रधान है तो वो चला जाएगा द्वंद्व में, जैसे कि द्वंद्व समास, जैसे कारक चिन्ह लगा होता है, मैं सबका चर्चा ही करूंगा। और दोनों नहीं रहेंगे तो वो चला जाएगा बहुव्रीहि में, ठीक है। तो ये तो मैंने पदों की प्रधानता के आधार पर बता दिया। अब मैं दूसरे स्टेप में चलता हूँ, मतलब दूसरा किसके था, तो दूसरा मूल शब्दों में बात किया था ना, मूल
शब्द है ना, मूल शब्द का मतलब ही मूल रूप या मूल रूप लिख दो, मूल रूप में, ठीक है। मूल रूप में अर्थात संस्कृत की बात कर रहा है, संस्कृत है ना में। तो इसमें कितने थे, इसमें आपने ही तो बताया था 5, ठीक है। 5 में लिखता हूँ। पहला है केवल समास, ठीक है। दूसरा है अव्ययी भाव समास, ठीक है। तीसरा है तत्पुरुष समास, ठीक है। चौथा है द्वंद्व समास। पांचवा है बहुव्रीहि समास, ठीक है। अब ये तत्पुरुष में जो है अलग अलग मैं इसको लिख ही दूंगा दूसरे पेन से। इसमें आ जाएगा समानाधिकरण है ना, समानाधिकरण तत्पुरुष है ना, समास जोड़ ही लेना, समासी की बात कर रहा हूँ। और इसमें आ जाएगा व्याधिकरण है ना, व्याधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। अब समानाधिकरण में भी इसके 2 सेगमेंट होते हैं, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूँ। इसमें अलग अलग आ जाएगा, जैसे एक कर्मधारय आ जाएगा, कर्मधारय समास जोड़ लेना, जगह ही नहीं इसमें। और इसमें आ जाएगा द्विगु है ना, द्विगु समास, 2 हो गए, ठीक बात। अब व्याधिकरण में क्या आ जाएगा, व्याधिकरण में बात करूंगा तो व्याधिकरण को मैं किससे लिख देता हूँ, मैंने इससे लिख देता हूँ। व्याधिकरण में आ जाएगा अपना ये पूरा व्याधिकरण तत्पुरुष है। इसमें आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, नहीं तो टाइम लगेगा। पहला आ जाएगा कर्म कारक तत्पुरुष समास, ठीक है। बात समास की हो रही तो समास ही कहेंगे, ठीक है। दूसरा आ जाएगा करण है ना, कारक तत्पुरुष समास लगा देना, ठीक है। फिर उसके बाद में संप्रदान कारक तत्पुरुष समास, उसके बाद में अपादान कारक तत्पुरुष समास, ठीक है। उसके बाद में संबंध कारक तत्पुरुष समास, ठीक है। इसको मैं छोटा कर दे रहा हूँ। उसके बाद में बचा क्या था, अधिकरण कारक तत्पुरुष समास, ठीक है। अभी मैं पूरा जितना होता है, मतलब मैंने विभक्ति पढ़ाया था है ना, विभक्ति जिसे कारक कहते हो है ना, कारक, अगर कारक मतलब कारक वाले टॉपिक देखोगे नहीं तो इसमें यहाँ दिक्कत पड़ जाएगी है ना। तो कारक वाला टॉपिक देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया है, तभी आपको बेहतर समझ में भी आएगा, ठीक है। तो ये तो वही बात है ना, अभी मैं सबकी चर्चा करूंगा ही करूंगा, वो तो मैं यहाँ पे भी टाइप्स बता रहा हूँ। और तीसरे क्रम पे चलेंगे, हिंदी में समास है ना के भेद, ठीक है। तो इसमें मैंने छा बताया था, और छाहो पढ़ना है, क्योंकि यही से प्रश्न पूछते हैं, प्रश्न की प्रकृति यहीं से रही है। तो मैं पहले की बात करूंगा, अव्ययी भाव समास है ना, अव्ययी भाव समास, ठीक है। और दूसरा है कर्मधारय समास, ठीक है। और तीसरा है तत्पुरुष समास, ठीक है। और चौथा है द्विगु समास है ना। और पांचवा है द्वंद्व है ना समास, ठीक है। ये है हुआ लगा हुआ है, ठीक है। और छठवां है बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास, ठीक है। घबराने की बात नहीं है, मैं आराम से पढ़ा दूंगा, उसमें कोई झंझट वाली बात नहीं है। कुछ अभी सेगमेंट आपको बता ही देता हूँ। जैसे यहाँ पे देखो तत्पुरुष में कितने होते हैं, तो तत्पुरुष में भी 6 भेद होते हैं ना, इसके भी 6 भेद हैं, 6 लिखा दूंगा मैं, परेशानी वाली बात है नहीं है, ठीक है। और इसमें द्वंद्व में कितने होते हैं, इसमें 3 होता है, तीनों में लिखा ही दूंगा। जैसे मैं लिखा ही देता हूँ, इतरेतर है ना, इतरेतर द्वंद्व है ना, द्वंद्व, ठीक है। ये वाह है, ठीक है, द्वंद्व, ठीक है। इतरेतर द्वंद्व समाहार है ना, समाहार द्वंद्व है ना। और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व है ना, वैकल्पिक द्वंद्व, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब इसको मैं छाह को इसलिए लिखा ही देता हूँ मैं, देखो छाह को याद करने के बहुत सारे सिंपल तरीके हैं, मैं यहाँ पे बता ही दे रहा हूँ। देखिए आपने मतलब शुरू में पढ़ा होगा, मैं कर्ता मतलब वो पढ़ाया हूँ विभक्ति, उसको बहुत जरूरी पढ़ना होता है, नहीं तो वो दिक्कत हो जाएगी। आपने कहा कर्ता है ना, उसके बाद में कर्ता ने कर्म, एक कर्म लिखा है, कर्म को है ना करण से है ना, करण से, उसके बाद में संप्रदान है ना, संप्रदान को या के लिए, ठीक है। अपादान है ना, अपादान है ना,
फिर अधिकरण है ना, अधिकरण, ठीक है। उसके बाद में क्या कहा था, संबोधन, संबोधन, ठीक है, यही तो कहा था। इसमें दिक्कत क्या है, दिक्कत कुछ नहीं है, तब फिर क्यों बता रहे हो, मैं बता रहा हूँ। देखिए ये कर्ता हट जाएगा और ये संबोधन हट गया है, ठीक है। बचा क्या, बचा 1 2 3 4 5, ठीक है। मतलब एक चीज और कुछ छोटी तो है ये, मैंने गिनती में दिक्कत की है क्या। कर्ता ने कर्म को करण रूप से जान, संप्रदान को के लिए अपादान निमान अधिकरण में संबंध छूटा है, और दान के बाद में संबंध आएगा, ठीक है। तो ये मैंने संबंध भूल ही गया, तो यहाँ पे हो जाएगा संबंध, ठीक है। तो अब देखो गिनो इसको पूरा, इसको मैं मिटा ही दिया, 1 2 3 4, ये 5वां है, ये 5वां है, और ये 6वां है ना। तो कुल मिला के 6 प्रकार इसके होते हैं, मैंने 6 लिखा दिया। देखो कर्ता छूट जाएगा और संबोधन छूट जाएगा, बाकी जितने कारक हैं ये मतलब 6 कारक बचे, तो 6 6 इसमें आ जाएगा तत्पुरुष में, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको याद ही कराने का तरीका मैं बता रहा था ताकि याद हो जाए। अब इसके प्रयोग और इसकी सारी चीजें मैं यहाँ पे, अब यहाँ से होता है हमारा शुरुआत समास का, ठीक है। तो मैं सबसे पहला हेडिंग डालूंगा अव्ययी भाव समास, है ना। अब ये होता क्या है, इसके बाद में चर्चा तो मैं करूंगा ही करूंगा, ठीक है। देखो मैं बताता हूँ अव्यय का मतलब क्या होता है। अव्यय मैंने विकारी शब्द पढ़ाया है, वो क्या होता है, अव्यय का मतलब होता है जिसमें कोई बदलाव ना हो, मैंने पूरे डिटेल में बताया है, तो यहाँ अव्यय की मैं चर्चा ही नहीं करूंगा। तो इसकी पहले परिभाषा लिखता हूँ ना, जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय है ना, प्रथम पद अव्यय यानी प्रधान, है ना। अव्यय और प्रधान होगा, प्रधान मतलब मुख्य, ठीक है। ये और उसके बाद में 2 चीजें बताई है ना, या मतलब अव्यय हो, प्रधान हो, उसके बाद में उपसर्ग भी हो, है ना, उपसर्ग, है ना, हो, ठीक है। तथा क्या हो, तथा बाद वाला शब्द जो है, बाद वाला शब्द क्या हो, बाद वाला पद, है ना, शब्द या पद, पद मान लेना, संज्ञा हो, ठीक है। तो क्या होगा, ठीक है, संज्ञा हो, एवं पूरा बात कीजिए, पूरा जैसे समस्त पद एवं समस्त पद, है ना, अव्यय हो, अव्यय का भाव देता हो, ठीक है, अव्यय हो नहीं, अव्यय का भाव देता हो, अव्यय का भाव देता हो, है ना। तो जो है ये अव्ययी भाव समास कहलाएगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास कहलाएगा, ठीक है। ये चीज हो गई बात, अभी समझ में नहीं आ रहा, मैं बता रहा हूँ। जिससे देखो अव्यय मैंने टॉपिक पढ़ाया ही है, तो आपको इसलिए ज्यादा मैं नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब इसमें क्या है, देखो मैं बता देता हूँ, ये यहाँ पे मैं एक चीज लिखता हूँ, जिससे मैंने क्या लिखा, अव्यय, अव्यय, देखो मैंने लिखा अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास। तो मैंने कोई चीज लिखा, जिसे मैं क्या बताऊं, जिसे मैंने लिखा आजीवन, ठीक है, आजीवन, ठीक बात। तो आ में मतलब मैंने आ लगाया, ठीक है। उसके बाद में अब मतलब बाद वाला पद ये है, ठीक है। तो इसको मैं लिख ही देता हूँ, बाद वाला पद, है ना। तो इसमें क्या है, अब ये बाद वाला पद क्या होगा, संज्ञा ही होगा, ठीक बात। अब जीवन क्या है, जीवन शब्द संज्ञा है, तो आजीवन, ठीक है, यही तो हुआ। अब मैंने लिखा भर पेट, है ना। तो ये भर, भर क्या है, भर, है ना, भर, उसके बाद में मैंने भर, है ना, लिखा मैंने भर, ठीक है। उसके बाद में लिखा पेट, है ना, तो पेट भी संज्ञा है, भर पेट, है ना। मैंने लिखा यथाशक्ति, है ना, यथाशक्ति, है ना। तो मैंने लिखा यथा, है ना, अब यथा ये है शक्ति, है ना। तो ये आ जाएगा तुम्हारा, किस में आ जाएगा, अव्यय पद पूर्व, है ना। तो अव्यय पहले अव्यय है, ये पूरा अव्यय ही तो है। तो मतलब कुल मिला के अव्यय पद पूर्व है, तो ये जितने हैं ये सब के सब क्या है, ये सब के सब उपसर्ग हैं, ठीक है, उपसर्ग हैं। तो ये कुल मिला के जुड़ के बनते हैं, ठीक है। तो ये चीज मैंने बताया। तो अगर इसको अगर शॉर्ट में कहना चाहूँ, तो आप क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो, मैं बताता हूँ क्या कह सकते हो। देखिए आप, या फिर देखो उपसर्ग, है ना, उपसर्ग प्लस संज्ञा कह सकते हो, हाँ बिल्कुल कह सकता हूँ। ऐसे ही तो बना था, पहले उपसर्ग लगा था, अब एक होता है अव्यय, मैंने लिखा अव्यय, अच्छे से देखो अव्यय। उसके बाद में बेकारी शब्द, है ना, बेकारी शब्द, बेकारी शब्द की भी चर्चा कर ली है।
अब ये दोनों मिलके बनाएगा तो अव्ययी भाव समास है ना, अव्ययी भाव समास है ना। तो ये चीजें हो गई। अब मैंने पहले की बात पहले तो चर्चा ही कर दी थी, मैं दूसरा बात बता रहा हूँ। दूसरा उसी में ही है, मतलब नामपद पूर्व अव्ययी भाव समास। नामपद पूर्व अव्ययी भाव समास, ये क्या है इसका मैं बता देता हूँ। पहले एग्जांपल दूंगा तो आप समझ पाओगे। जैसे मैंने लिखा मरणोपरांत है ना, मरणोपरांत है ना, मरणोपरांत, ठीक है, मरणोपरांत लिखा। अब लिखा मैंने मरण के उपरांत है ना, ये चीज लिखा, ठीक है। फिर मैंने लिखा जीवन पर्यंत है ना, जीवन पर्यंत है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, जीवन भर है ना, जीवन भर, ठीक है, ये तो हुआ। इसको आजीवन भी कह सकते हो। और मैंने लिखा विवाहेतर है ना, विवाहेतर है ना, तो विवाह के इतर है ना, विवाह से इतर है ना, विवाह से इतर है ना, ठीक है। मैंने लिखा क्या, देखो इसके मतलब कुल मिला के देखो बात को समझो। जैसे इसमें क्या है, ये तो पूरा मतलब नाम ही है, नाम है पहले आगे, ठीक है। तो कुल मिला के जैसे ये प्रथम पद है, मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, जैसे ये यहाँ पे जैसे इसको जब तोड़ोगे तो ये कुल मिला कैसे होगा, तो ये प्रथम पद है ना, प्रथम पद, और ये है द्वितीय है ना। तो जिस कंडीशन के हिसाब से इसमें बताई गई है बात, तो इसमें बताया गया है कि मतलब प्रथम पद क्या होगा, संज्ञा संज्ञा है, और उसके बाद में जैसे क्या होता है इसमें मैं बता देता हूँ। इसमें मतलब जितने उदाहरण है किसके, अरे क्या कहते हैं, मतलब अव्यय और क्या कहते हैं, देखो उपसर्ग और संज्ञा के उदाहरण होंगे तब भी इसमें आएंगे, मतलब उपसर्ग और संज्ञा जुड़ करके बनेंगे तब भी अव्ययी भाव समास बनाएंगे। और अव्यय और विकारी शब्द, विकारी जिसमें बदलाव हो सकता है, तो वो जुड़कर बनेंगे तो भी इसी में आएगा है ना, तो उसको मतलब नामपद या अव्ययी भाव कहेंगे। तो ये चीजें होती हैं। मैं हेडिंग डालता हूँ अव्ययी भाव समास के भेद है ना। तो इसके कुल के कितने भेद हैं, दो हैं, दोनों में लिखा देता हूँ। अब अव्यय पद अव्ययी भाव समास, ठीक है। दूसरा है नाम पद अव्ययी भाव समास, ठीक है। समास लिखा है थोड़ा जल्दी। अब देखो अव्ययी पद के समस्त विशेष में अव्ययी पद वाला बता देता हूँ इसके बारे में, तो मैं इसको लिख ही लेता हूँ। अव्ययी भाव, ठीक है, अव्ययी भाव समास के लिए विशेष बातें क्या है, तथ्य है ना, तथ्य, ठीक है। क्या है, देखो स्टार बना के लिखूं, यदि अव्यय, ठीक है, शब्द है ना का दोहरान है ना, दोहरान कर दिया जाए, ठीक है, तो वहां जो है वही अव्ययी भाव समास होगा, ठीक है। जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ, मैंने लिखा क्या लिखा, यदि दो अव्यय, तो अव्यय क्या है, जगह प्लस जगह है ना। अब ये द्वंद्व में न चला जाना, द्वंद्व समास नहीं है, ये तो है अव्ययी भाव समास, ठीक है। ये एग्जाम्पल पूछे भी गए हैं और आप लोग द्वंद्व समास लगा के चले आओगे, तुमने देखा कुछ नहीं, योजक चिन्ह लगा है, मारो धड़ाका द्वंद्व समास, लेकिन गलती करके आ जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता भी रहा हूँ, ठीक है। अब ये कि अव्यय, और उसके बाद मैंने लिखा साथ, साथ है ना, साथ प्लस साथ है ना, मतलब साथ प्लस नहीं है, साथ योजक चिन्ह लगा हुआ है, चिन्ह की भी मैंने चिन्ह की वीडियो डाल देना, देख लेना। और मैंने लिखा संग संग। अब बात को समझो, देखो ये भी अव्यय, ये भी अव्यय है ना, अव्यय अव्यय दोनों। तो इसका मतलब क्या होगा, देखो अव्यय, मैं अव्यय बार बार यहाँ इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने अव्यय बहुत ही डिटेल में व्याख्या की, इसीलिए मैं बार बार बता ही नहीं रहा हूँ, तो मैं बता ही देता हूँ। देखो
अव्यय का मतलब होता है ये अविकारी शब्द होते हैं, यानी कि इनमें बदलाव नहीं हो सकता है। बदलाव कैसे होता है? संज्ञा सर्वनाम क्रिया, संज्ञा सर्वनाम विशेषण और क्रिया के योग से होता है, मतलब काल कारक और लिंग परिवर्तन के हिसाब से इसमें बदल। अब जैसे जगह में तुम कुछ भी संज्ञा इसमें कुछ बदल ही नहीं सकते हो, चाहे जगह का जगह ही होता है, साथ का साथ ही होगा, है ना। तो ये चीजें होती है, इसीलिए अव्यय में आएगा। ठीक है, तो वो चीजें मैं यहाँ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ, बस मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है, तो और एक पॉइंट लिख लेता हूँ। अभी मैं उसी में अव्यय में ही चल रहा हूँ। ठीक है, अव्ययी भाव समास के कुछ तथ्य ही लिख रहा हूँ, तो ये ध्यान रखना। ये अव्ययी भाव की बात कर रहा हूँ। यदि संज्ञा पद का दोहरान, है ना, कर दिया जाए वो भी वहाँ, तो वहाँ मतलब अव्ययी भाव समास होगा, है ना, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, देखिए मैंने कहा संज्ञा का दोहरान हो, तो देखो ये संज्ञा है, ये संज्ञा है। ठीक है, घर घर, इसका मतलब हो गया प्रत्येक घर। गली गली, इसका मतलब हो गया प्रत्येक गली। रातों रात, इसका मतलब हो गया रात ही रात में। द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार। गांव गांव, प्रत्येक गांव। शहर शहर, प्रत्येक शहर। तो जब दोनों संज्ञा आपस में जोड़ी जाएंगे, मतलब संज्ञा संज्ञा होगा, तब भी अव्ययी भाव समास में ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीजें हो गई। अब हम दूसरे सेगमेंट पे चलते हैं। अब हम बात करेंगे कर्मधारय समास। ठीक है, इसमें दो होते हैं, एक होता है असंख्यावाची, है ना, असंख्यावाची, और एक होता है संख्यावाची। ठीक है, क्या होते हैं इसके बारे में चर्चा करूंगा। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें मतलब लगेगा विशेषण, है ना, असंख्यावाची विशेषण प्लस संज्ञा लगेगा। इसमें क्या होगा, इसमें होगा विशेषण, है ना, विशेषण प्लस संज्ञा। ठीक है, तो इस संख्यावाची में क्या होगा, संख्या वाली में द्विगु, इसमें आ जाएगा द्विगु समास, है ना, क्योंकि द्विगु संख्या पे होता है, द्विगु समास, है ना, समास। और ये जिसमें संख्या नहीं होता उसमें आ जाएगा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। ठीक है, तो इसको दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे। ठीक बात, पहले इसकी मैं डिटेल में लिखता हूँ तो बात। मैंने लिखा है जिस समस्त पद में विशेषक, है ना, विशेषक लिखा है, या विशेष या उपमान, है ना, उपमेय, उपमेय का संबंध हो। ठीक है, उससे कर्मधारय समास कहा जाएगा। ठीक बात, ये बात होगी। अभी थोड़ा सा समझ में नहीं आया होगा, मैं बताता हूँ क्या मामला है। इसी को देखो, मतलब जिस समस्त पद में क्या होगा, विशेषक और विशेष या उपमेय या उपमान की तुलना की जाए, मतलब उपमेय उपमान का संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहेंगे। उपमेय उपमान क्या होता है, मतलब जिसको जिससे मतलब तुलना की जाती है। जैसे मैं कहूँगा, मतलब इसमें जब एक बात बताऊंगा, पहले एग्जाम्पल देखो समझ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया महापुरुष, है ना, पुरुष। तो देखो बात को, अब इसमें मतलब जब इसका वो करोगे, विग्रह करोगे, तो होगा क्या, देखिए महान है जो, है ना, पुरुष। तो महान है जो पुरुष, अर्थात इसका ये महान पुरुष का मतलब पुरुषों का महान से तुलना की गई। ठीक है, तो इसमें जैसे क्या होगा, जब विग्रह होगा, जो लगेगा, जिसका लगेगा, है ना, तो ये सब चीजें ध्यान रखना, तो जानने की इसी मतलब कर्मधारय में जाएगा। फिर मैंने कहा नील कमल, है ना, इसका मतलब हो गया नीला है जो कमल, है ना। अभी मैंने कहा, क्या कहा, महर्षि, है ना, महर्षि। ठीक है, ये लिखा महर्षि, तो इसका मतलब हो गया महान है जो, महान है जो, जो ऋषि, है ना। ठीक बात, और क्या, स्वर्ण लता, है ना, इसका मतलब होता है स्वर्ण
के जैसी लता, ठीक है। तो इसी में एग्जाम्पल आ जाएंगे। तो इसमें मतलब के जैसा या जो है, मतलब ये विभक्ति, मतलब ये बातें इसमें कही जाए विग्रह करते समय, तो जान जाना कि ये क्या कहते हैं, कर्मधारय में आएगा, ठीक है। अब मैं कर्मधारय के विशेष पॉइंट लिखा देता हूँ। कर्मधारय समास के लिए विशेष, है ना, विशेष पॉइंट क्या है, यदि विशेषण पद का दोहरान कर दिया जाए तो भी वहाँ कर्मधारय समास होगा, है ना। तो अब देखो बात को समझो कैसे क्या होगा। इसको आप ऐसे भी तो कह सकते हो, विशेषण प्लस विशेषण, है ना, बराबर कर्मधारय। तो कैसे होगा, जैसे मैंने लिया, क्या लिया, मैंने लिया लाल, है ना, तो लाल तो विशेषण है। फिर से मैंने लिया लाल, लाल लाल, काला काला, है ना, काला, फिर काला, एक काला काला, लाल लाल, है ना, ये सब विशेषण है, ठीक है। और मैंने लाल लाल, काला काला, हरा हरा, नीला नीला, ये कुल मिला के तो मैंने कलर का बात बता दिया। ऐसे सभी विशेषण जितने होते हैं तो उनका दोहरान कर दोगे तो कुल मिला के बनेगा तो यही। अब लाल लाल का मतलब लाल और अधिक लाल, काला का मतलब काला, काला से भी काला, नीला का मतलब नीला से भी नीला, ठीक है। तो ये इसी प्रकार से मतलब ये कर्मधारय में ही आएंगे, है ना। ये योजक चिन्ह के चक्कर में ना पड़ना, नहीं तो गलती करके आओगे। तो मैं इसीलिए बता रहा हूँ। जैसे अगर लिखा रहे हरा कच्च, है ना, हरा हरा है जो और कच्चा भी है, इसका मतलब ये हुआ। तो कुल मिला के ये इसी में आएगा, है ना। एक पॉइंट और लिखा देता हूँ, अभी कर्मधारय ही चल रहा हूँ, है ना, तो कर्मधारय की ही बात करूंगा, ही करूंगा। यदि किसी उपसर्ग को विशेषण, है ना, विशेषण लिखा, विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए, है ना, तो भी वहाँ क्या होगा, कर्मधारय समास होगा, है ना, कर्मधारय, ठीक है, समास होगा, है ना। अब देखो इसके बारे में बात बताता हूँ। जैसे मैंने कहा विशेषण को विशेष की तरह, अभी जैसे एग्जांपल दूंगा, जैसे मैंने लिखा सुपुत्र, है ना, तो सु मतलब क्या होता है, सु का मतलब अच्छा ही होता है ना, अच्छा होता है, ठीक है। और पुत्र का मतलब तो पुत्र ही होता है, यानी कि पुत्र, सुपुत्र यानी कि अच्छा है जो पुत्र, ठीक है। इसकी भी हो जाएगा इसका, अच्छा है जो पुत्र, है ना, विग्रह इसका हो गया, ठीक है, पुत्र मैंने लिखा। तो ये देखो अच्छा, ये विशेषण हो गया, है ना। अब इसका व्यवहार तो विशेषण की तरह है, लेकिन जो ये सु मतलब कुल मिला के सु उपसर्ग का मतलब ये अच्छा होता है ना। तो ये चीजें हो गई। एक एग्जांपल और ले लूंगा तो आप जान जाओगे। जैसे मैंने लिखा सत्परामर्श, है ना, परामर्श, है ना, सत्परामर्श, ठीक, ये रेफ वाला रहा है। तो इसका मतलब हो जाएगा सही है जो परामर्श, है ना, सही है जो परामर्श, है ना। तो ये चीजें हो गई। तो कुल मिला के इतनी जानो कि ऐसे मतलब अगर होंगे तो कर्मधारय में ही जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में फिर मैं अगले सेगमेंट पे चलूंगा, पुरुष समास के बारे में बात करेंगे। देखिए है क्या है, इसमें एक पॉइंट लिखो, पदों की प्रधानता के आधार, है ना, जिसको कहा जाएगा द्वितीय पद समास, है ना, क्योंकि इसमें दूसरा पद समास रहेगा। और इसमें क्या कहेंगे, इनमें दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति छिपी होती है ना, विभक्ति का लोप होता है ना, लोप होता है, ठीक है। इनमें मतलब कारक विभक्ति का लोप होता है, कैसे होता है, मैं सारी चीजें चर्चा करूंगा ही करूंगा। एक बार मैं उसको भी लिखा ही देता हूँ, बाकी को भी दिक्कत है। मैंने कहा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए संबंध, काके के संबंध हैं, उसके बाद में अधिकरण, है ना, अधिकरण, उसके बाद में संबोधन, ठीक है। तो कर्ता को हटा दोगे, संबोधन को हटा दोगे, 1 2 3 4 5 6 कुल मिला के 6 होना चाहिए उपादान, ठीक है। तो इसमें कुल मिला के 6 तो होंगे, मतलब 6 होंगे, 6 को 6 लिखा देंगे। एक बात यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्रथम, है ना, और द्वितीय, 2 पद हैं, है ना। अब इसमें क्या होगा, द्वितीय, है ना,
द्वितीय लिखा है, द्वितीय। अब इसमें विभक्ति मतलब होगा जब उसका वो करोगे, क्या कहते हो, विग्रह करोगे, ठीक है। इसके बाद लिखूंगा तो समझ, इसकी परिभाषा लिखूं, परिभाषा की बात करूंगा, ठीक है। तो जिस समस्त पद में द्वितीय, द्वितीय लिखा है, पद प्रधान हो, है ना, ठीक है। यानी कि द्वितीय पद का मतलब जानते ही हो, बाद वाला पद है ना, तथा दोनों पदों के मध्य, है ना, कारक विभक्ति, ठीक है, का लोप हो, ठीक है, लोप हो तो वह तत्पुरुष समास होगा, है ना, होगा। इसमें कोई बड़ी बात तो है नहीं ये चीज, और मैं एक पॉइंट इसी में लिख देता हूँ। चलो, मैं अगले पेपर में जगह नहीं है। विग्रह करते समय कर्ता व संबोधन को छोड़कर, है ना, शेष रहे 6, है ना, कारकों में से किसी एक की विभक्ति प्रयुक्त की जाती है ना, वही तो मैंने बताया भी है प्रयुक्त की जाती है, ठीक बात। अब मैं एक बात और लिख देता हूँ, विभक्ति लोप रहने के कारण, है ना, कारण ही इसे कारण तत्पुरुष, है ना, कर्ण तत्पुरुष समास कहते हैं, कारक, सॉरी, कारक तत्पुरुष समास की संज्ञा दी जाती है ना, समास कहा जाता है, ठीक है। मतलब जब विभक्ति लोप होती है, इसी की वजह से इसको कारक तत्पुरुष समास की संज्ञा भी दी जाती है, ठीक है। इसके 6 भेद होते हैं, उसको मैं लिखाऊंगा तो मैं सबसे पहले मैं बात करूंगा तत्पुरुष, है ना, समास के भेद, ठीक है। 6 होते हैं, मैं 6 लिखा दूंगा, सारी बात नहीं है। तो पहले मैं लिखूंगा कर्म कारक तत्पुरुष समास, है ना, कर्म कारक तत्पुरुष समास, ठीक बात। अब इसकी व्याख्या मतलब इसके बारे में लिखूंगा, इस समास में विग्रह करते समय, है ना, दोनों पदों के मध्य, है ना, को विभक्ति, दो विभक्ति मतलब को विभक्ति का प्रयोग किया जाता है ना, प्रयोग किया जाता है। अभी एग्जाम्पल से आप समझोगे। देखो, मैंने लिखा नेत्र सुखद, है ना, ठीक है। तो इसकी विभक्ति करोगे तो नेत्र को सुखद, यानी नेत्र को सुख देने वाला, नेत्र को सुखद, है ना। देखो यहाँ को विभक्ति लगी, मैंने लिखा मैंने पतित, है ना, पावन, है ना। तो इसमें क्या है, पतितों, है ना, पतितों, ये पतितों लिखा है, पतितों, है ना, पतितों में नहीं, पतितों को पवित्र करने वाला, है ना, पतितों को पवित्र करने वाला, ठीक है। इसमें को विभक्ति मिली कि नहीं मिली, ठीक है, मिली। माखन चोर, है ना, माखन चोर, है ना। अब इसमें क्या है, माखन को चुराने वाला, है ना। ये एग्जाम्पल मैंने उसी में दिया था, वन गमन, है ना, वन गमन, है ना। अब वन को गमन, है ना। तो देखो को विभक्ति लगी, तो कुल मिला के जैसे इसमें मतलब जिस उदाहरण में को विभक्ति लगेगी तो वो तत्पुरुष के कर्म मतलब कर्म, जिसे क्या कहते हैं, कर्म कारक तत्पुरुष समास में जाएगा। इसके उदाहरण बहुत है, तो सभी तो मतलब बहुत उदाहरण तो बहुत तो लिखा नहीं पाऊंगा, जैसे माखन चोर है ना, फिर वनगमन है, और बहुत सारे, जेब कतरा जेब को काटने वाला, है ना, मर्णासन मर्द को आसन, तिल चट्टा तिल को चाटने वाला, तो अलग अलग है, तो इतना मैं बताऊंगा ही नहीं, ये सब चीज जान के ना। तो अब हम दूसरा लिखेंगे, दूसरा में आ जाएगा मतलब
तत्पुरुष उसी में चल रहा हूँ, तत्पुरुष समास में मतलब, तो तत्पुरुष में हो जाएगा करण कारक तत्पुरुष समास, करण कारक तत्पुरुष समास, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जैसे उसमें को होता है, इसमें से विभक्ति लगी रहेगी, ठीक है। से कई बार के द्वारा भी लगी रहती है, के द्वारा, है ना। इसमें लिखा है नहीं मैंने, अच्छा इसमें लिखा दूंगा, इसमें को विभक्ति लगी रहेगी, ठीक है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल में लिखा, मतलब इसके बारे में लिखूंगा, फिर एग्जाम्पल लिखूंगा। इस समास में विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य, है ना, से या फिर के द्वारा विभक्ति, है ना, विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये चीजें हो गई। अब मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा तो समझ ही जाओगे अच्छे से। मैं लिखूंगा करुणापूर्ण, ठीक है, रोगग्रस्त, ठीक है, हस्तलिखित है ना, मैंने लिखा हस्तलिखित, ईश्वर प्रदत्त लिखा मैंने, और लिखा मैंने रत्न जड़ित, है ना, रत्न जड़ित, है ना। अब इसका मतलब लिख ही देता हूँ, मतलब तो मतलब वही है। इसका मतलब हो गया करुणा से पूर्ण, है ना, तो से विभक्ति मिली आपको, ये रोग से ग्रस्त, से विभक्ति मिली। मैंने लिखा हाथ से लिखित, है ना, हस्त मतलब हाथी होता है, तो हस्त जो हाथी, हाथ से लिखा, है ना, लिखित या लिखा, लिखित लिख दो। और ईश्वर प्रदत्त, है ना, तो ईश्वर से प्रदत्त, है ना, उसके बाद में दत्त, है ना, प्रदत्त, ठीक है। और रत्न से जड़ित, है ना, रत्न से जड़ित, है ना। इसमें से विभक्ति आ गई तो समझ लो कि करण कारक तत्पुरुष में होगा, है ना, ठीक बात। तो ये चीजें हो गई। फिर अगले में चलूंगा संप्रदान कारक तत्पुरुष, ठीक है। अभी वही चल रहा है तीसरा, मतलब कि तत्पुरुष का ही चल रहा है, संप्रदान कारक तत्पुरुष, है ना, समास, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें के लिए होगा, है ना, विभक्ति मतलब लगी होगी जब वो करोगे तब। तो इसमें हो जाएगा कि विग्रह करते समय के लिए विभक्ति का प्रयोग होगा, है ना। एक चीज जानते हो, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो आप समझ पाओगे बढ़िया से। जैसे मैंने लिखा शिव अर्पण, है ना, शिव अर्पण, है ना, ठीक बात। मैंने लिखा विद्यालय, है ना, विद्यालय, ठीक है। मैंने लिखा राह खर्च, ठीक है। मैंने लिखा रसोई घर, है ना। मैंने लिखा गुरु दक्षिणा, है ना। अब देखो बात को, इसको समझो। हालांकि इसका विग्रह तो आप जानते हो, जैसे शिव अर्पण, है ना, तो इसका हो जाएगा शिव के लिए अर्पण, ठीक है। इसका हो जाएगा विद्या के लिए आलय, ठीक है, आलय। इसका हो जाएगा राह यानी रास्ते के लिए खर्चा, है ना। मैंने लिखा रसोई, है ना, रसोई के लिए घर। मैंने लिखा गुरु के लिए दक्षिणा, है ना, ठीक बात। तो ये चीजें हो गई, कंफर्म बात। तो मतलब यहाँ के लिए विभक्ति आपको मिल ही रही है, जब इसका करोगे तो ये इसी में जाएगा, संप्रदान में जाएगा, ठीक है। तीसरा के बाद में चौथा हो जाएगा अपादान कारक तत्पुरुष समास, है ना, अपादान कारक तत्पुरुष समास, है ना। इसमें इसमें विभक्ति क्या होगा, से, तो से तो उसमें भी था, लेकिन उसमें भी होगा, लेकिन इसमें अलगाव की स्थिति रहेगी, अलगाव मैंने कारक पढ़ा है बहुत ज्यादा, बहुत अच्छे से आप उसको देख लेना। अलगाव का मतलब क्या होता है, किसी चीज से अलग होना, मतलब टूटना या छूटना। जैसे मैं इसको बताऊंगा अच्छे से, तो मैं बता ही देता हूँ।
विग्रह, ये विग्रह लिखा है, करते समय है ना, होगा क्या, दोनों पदों के मध्य से विभक्ति है ना, विभक्ति प्रयोग, विभक्ति लिखा है, ठीक है, प्रयोग होगा, दो से विभक्ति का प्रयोग होगा है ना, से विभक्ति, मैं कहूँगा विग्रह करते समय दोनों पदों के मध्य से विभक्ति का प्रयोग होगा, लेकिन उसका भाव क्या रहेगा, अलगाव की स्थिति। अब तक तनिक नहीं समझ पाया, मैं समझा रहा हूँ ना। चिंता मुक्त है ना, देखो इसका समझो बात, इसका हो जाएगा चिंता से मुक्त, ठीक है, गुण से हीन, पाप से मुक्त, कितना अच्छी, नेत्र से हीन, धन से हीन। देखो यहाँ से विभक्ति लगी है, लेकिन चिंता से मुक्त अर्थात चिंता से वो दूर हटना, मतलब ये अलगाव की स्थिति हो रही है। गुणहीन यानी गुण से वो अलग है, मतलब गुण से हीन, ठीक है, पाप से अलग मतलब पाप से मुक्त हो गया, पाप से मतलब पाप से उसको छुटकारा मिल गया, मतलब तो अलगाव की स्थिति हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे जब भी मतलब अलगाव की स्थिति होगी तो कुल मिला के यहाँ पे अपादान कारक होगा, मतलब अपादान कारक तत्पुरुष समास होगा। तो ये चीजें होंगे, जैसे चिंता मुक्त तो चिंता से मुक्त, गुणहीन गुण से हीन, पाप से मुक्त पाप मुक्त, नेत्रहीन नेत्र से हीन, धन से हीन धन से हीन, माने धन से धनहीन होगा, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल इसके और है जो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जैसे अगर लिखा रहेगा अश्वभीत है ना, अब इसमें बताऊंगा, अश्वभीत स्वानभीत है ना, स्वानभीत गजभीत है ना, बस इससे ही बता दे रहा हूँ, आचार्य भीत है ना, ब्रह्म लिखा है, ब्रह्म भीत है ना। तो भीत का मतलब ये बताऊंगा, जैसे अश्व से भीत, भीत का मतलब होता है डरना है ना, तो यानी कि अश्व से भीत, स्वान माने कुत्ते से भीत है ना, कुत्ते से भीत, अब इसको गज मतलब हाथी होता है ना, हाथी से भीत, आचार्य से भीत, आचार्य से भीत, ब्रह्म से भीत, तो ब्रह्म से डरना, आचार्य से डरना, गज से डरना, ये सब इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। ये चलता हूँ, उसके बाद में मैंने मतलब पांचवा है संबंध कारक तत्पुरुष है ना, संबंध कारक संबंध कारक तत्पुरुष समास, इसमें हो जाएगा काकी के नानी ने रारी रे है ना, काकी के कुल्ला के नानी ने, कुल्ला के संबंध का प्रयोग हो, तो इतना ही जानो, ठीक है। इस समास में समस्त पद का, देखिए कह रहा इस समस्त मतलब इस समास में समस्त पद का विग्रह जब करोगे है ना, करते समय दोनों पदों के मध्य का, की, के, ना, नी, ने आदि विभक्ति जैसी संबंध मतलब दर्शाए तो उसमें होगा, ठीक बात। अब जैसे मैं एग्जाम्पल यानी उदाहरण से समझ पाओगे आप बहुत बेहतर ढंग से, तो मैं क्या लिखूंगा, मैंने लिखा राजमाता है ना, राजमाता, ठीक है, और उसके बाद मैंने लिखा गंगा, गंगा जल है ना, देश सेवा, देश सेवा है ना, देश के लिए सेवा, घुड़ सवार है ना, घुड़ के लिए सवार, पशु बलि है ना। अब देखो इसका मतलब हो गया राजा की माता है ना, राजा की माता, ठीक है, इसका हो जाएगा, और इसका हो जाएगा गंगा का जल है ना, गंगा का जल, ठीक है, देश की सेवा है ना, घोड़ों की सवार है ना, घोड़ दौड़ लिखे है ना, तो घोड़ों की दौड़ होता है, ठीक है, पशु की बलि। देखो इसमें क्या है, मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे राजमाता, तो राजमाता का मतलब हुआ राजा की माता है ना, तो इसमें की संबंध दर्शा रहा है, ठीक है। ये देखो की काकी के नानी ने, इस तरीके से आ जाए वर्ड शब्द तो जान लो संबंध कारक, तो गंगा का जल, देश की सेवा, देश सेवा, घोड़े दौड़, घोड़े की दौड़ है ना, पशु बल, पशु की बलि, ठीक है, तो ये इतना हो गया। अब हम बात करेंगे अधिकरण है ना, अधिकरण कारक तत्पुरुष, अधिकरण कारक तत्पुरुष, ठीक है, समास, ठीक है, होता क्या है इसके बारे में, इसमें हो जाएगा में, पर है ना, में पर, ये सब कारक हमने बताया है, ऊपर है ना, ऊपर आदि शब्द हो तो कुल मिला के इसी जाना, तो ये छठवां है
तत्पुरुष समास का मैं इसके बारे में लिखूंगा। देखो, समास विग्रह करते समय, ठीक है, अधिकरण कारक की विभक्ति, है ना, अधिकरण कारक की विभक्ति, ठीक है, जैसे नगर प्रवेश, रणसूर, ठीक है, वनवास, जीवदया, ठीक है। अब बात को समझो। मैंने लिखा नगर में प्रवेश, है ना, नगर में प्रवेश, ठीक है, घोड़ों पर सवार, घोड़ों पर सवार, रण में सूर, रण में सूर का मतलब वीर होता है, ठीक है, वन में मार, वन में वास, है ना, और जीवों पर दया, है ना, जीवों पर दया, ठीक है। अब बात को समझो। मैंने कहा नगर प्रवेश, तो नगर में विभक्ति लगी, घुड़सवार, घोड़ों पर सवार, घुड़ दौड़ तो हो जाएगा, घोड़ों की दौड़ तो उसमें काफी के संबंध वाले में चला जाएगा, ठीक है। और ये रण में सूर, है ना, वन में वास, ठीक है, और जीव दया यानी जीवों पर दया। इसमें कुछ पॉइंट और है, बहुत थोड़ा एडिशनल पॉइंट है, उसको मैं लिखा दूंगा। मतलब इसके भी 4 भेद होते हैं, तत्पुरुष मतलब तत्पुरुष समास के 4 भेद होते हैं, मैं उसको बता देता हूँ, वो चारों भेद लिखा ही देता हूँ, जो अन्य 4 भेद हैं, क्योंकि इससे एग्जाम्पल पूछता है। तत्पुरुष समास के अन्य 4 भेद, है ना, कौन कौन से हैं? पहला है अलुक तत्पुरुष समास, ठीक है। दूसरा है उपपद तत्पुरुष समास, ठीक है। तीसरा है नए तत्पुरुष समास, ठीक है। और चौथा है उपपद लुप्त तत्पुरुष समास, लुप्त पद तत्पुरुष समास। इसको मैं बता ही देता हूँ। देखिए, ये अलुक वाले में होगा क्या, अलुक वाले में जैसे मान लो कोई एग्जाम्पल आ गया, जैसे थानेदार, थाने का दार, है ना, तो थानेदार, है ना, इसका हो जाएगा थाने का दार, ठीक है, थाने का दार, ठीक है। और इसमें हो जाएगा खग, सर्वज्ञ, है ना, और राजनीतिज्ञ, ठीक है। इसमें क्या होगा, इसमें मतलब मैं बात बता देता हूँ। देखो, जो अलुक वाले में रहेगा, इसमें कारकों का उदाहरण होंगे, मतलब जैसे थानेदार, तो थाने का दार यानी कारक वाले हैं। इसमें क्या होगा, इसमें प्रत्यय लगेगा, जैसे प्रत्यय लगा हुआ पद, जैसे खग, खग मतलब पक्षी, ठीक है। और सर्व मतलब प्रत्यय लगा हो तो सर्वज्ञ, राज प्रत्यय लगा राजनीतिज्ञ, है ना, मतलब कुल मिला के, मतलब इसमें मैं फिर से बोल दे रहा हूँ, जैसे इसमें उपपद वाले में क्या होगा, इसमें प्रत्यय लगा पद होगा, तो जैसे इसमें लिखा है राजनीतिज्ञ, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। और नए वाले में क्या होगा, नए वाले में नहीं, मतलब नहीं वाले पद, जैसे कि आ या अन, इस तरीके से भाव रहेंगे। मैंने लिखा अनजान, है ना, जैसे अनजान, ठीक है। और मैंने लिखा अचूक, है ना, अचूक, तो ये इसमें इस तरीके से रहेंगे, ठीक है। और इस वाले में क्या रहेगा, जब तक कोई विभक्ति के साथ भी लुप्त पद जुड़ा होगा तो इसमें आएंगे। जैसे मैं इसमें एग्जाम्पल दूंगा, रेल पर चलने वाली गाड़ी, है ना, वायु यान, ठीक है, वायु में चलने वाला यान, तो ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। फिर से समझा दे रहा हूँ, मतलब तत्पुरुष समास के अन्य 4 भेद हैं, कौन कौन से, एक है अलुक पद तत्पुरुष समास,
एक है उपपद तत्पुरुष समास, एक है नए तत्पुरुष समास, एक है लुप्त तत्पुरुष समास, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा, मतलब इसमें कारकों वाले उदाहरण आएंगे, जैसे थाने का दार है ना, थानेदार, तो इसमें का वाले कारक आगे जितने हैं। और जो उपपद वाले में क्या रहेगा, इसमें उपपद तत्पुरुष वाले में इसमें प्रत्यय लगा रहेगा, जैसे इसमें सर्वज्ञ एग्जाम्पल है, राजनीतिक एग्जाम्पल है, तो इसमें प्रत्यय लगा हुआ। नए पद वाले में क्या रहेगा, नए पद वाले में रहेगा, मतलब इसमें क्या होगा, इसमें मतलब उपसर्ग वाले रहेंगे। कौन कौन उपसर्ग रहेगा इसमें रहेगा, क्या कहते हैं, मतलब जैसे अन है ना, उपसर्ग रहेंगे, तो इसका मतलब जैसे नहीं का, जैसे अनजान यानी कि जान, मतलब नहीं जानता हुआ, अचूक, ये सब भाव वाले रहेंगे। लुप्त पद वाले में क्या रहेंगे, रेलगाड़ी, वायुयान, मतलब इसमें क्या रहेगा, जब जैसे क्या कहेंगे, जब कारक विभक्ति के साथ साथ मतलब पद भी लुप्त हो, जैसे इसमें देखो कारक विभक्ति लगी है, लेकिन इसमें पद, मतलब रेल गाड़ी लिखा है, लेकिन रेल पर चलने वाली गाड़ी, इसमें कारक भी लुप्त है और पद भी लुप्त है। जैसे वायु में चलने वाला यान, तो वायुयान, मतलब अब जैसे मैं लिखूंगा घृतान, मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसी के होते हैं घृतान, है ना, तो इसका मतलब होगा घी, घृत में पका हुआ अन्न, है ना, तो इसमें एक तो कारक भी लुप्त कर दिए हो तुम, उसके बाद में उसका जो है उसके पद को भी लुप्त वो कर दिया, जैसे दही में डूबा हुआ बड़ा, तो अर्थात दही बड़ा, तो ये लुप्त पद में आएगा, ठीक है। तो ये चीजें हो गई। अब जाके चौथे में पहुंचा हूं मैं, द्विगु समास, ठीक है। द्विगु बताता हूं मैं क्या है क्या है। जिस समस्त पद में प्रथम पद संख्यावाची, है ना, प्रथम पद संख्यावाची लिखा है, ठीक है, वाची, तथा बाद वाला पद, बाद वाला पद जो है संज्ञा हो, ठीक है, संज्ञा हो, ठीक है, और संपूर्ण पद समूह का बोध कराया, है ना, का बोध कराए, ठीक है। तो वहां पे होगा क्या, द्विगु समास होगा, द्विगु समास होगा, ठीक है। अब इसको मैं एक शब्दों के माध्यम से बताऊं, तो एग्जाम्पल इसमें होगा नहीं, तो मैं अगले पेज पे ले लेता हूँ। जैसे मैंने लिखा संख्या, यह है संख्यावाची, है ना, संख्यावाची के बाद में विशेषण, है ना, प्लस संज्ञा, ऐसे भी तो कह सकते हो गया। लेकिन एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, इसमें थोड़ा सा ध्यान देखिए, होगा क्या, होगा क्या, कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे मान लिया आपको दे देगा, क्या दे देगा, दशानन, है ना, ठीक है, और पंचानन, है ना, पंचानन, ठीक है, मान लिया ऐसे, मतलब दशानन, पंचानन, और मैंने कुछ भी दे दिया, मान लिया त्रिनेत्र, ठीक है, त्रिनेत्र दे दिया, चतुरानन, है ना, चतुरानन, चतुरानन, इस तरीके से शब्द देगा। हालांकि इसमें भी है, मतलब संख्या, इसमें भी संख्या है, जैसे इसमें 10 है आनंद जिसके, है ना, अर्थात रावण, पंच है आनंद जिसके, अर्थात आनंद मतलब सिर, पंच पांच सिर ब्रह्मा, त्रिनेत्र यानी शिव, चतुरानन यानी चतुर, है ना। तो इन सबके एग्जाम्पल जानते हो क्या होगा, ये सब बहुब्री में चले जाएंगे, मतलब ये अलग चीजें हैं, यहाँ पे संख्यावाची है, लेकिन यहाँ गिनती काउंट होती है, लेकिन इसका कोई अलग अर्थ देता है ये, लेकिन तो इसको बहुब्री में काउंट करोगे, इसको और इसको द्विगु में करोगे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है, इसलिए मैंने इसमें भी लिखा दिया। अब बात करेंगे द्वंद्व समास, है ना, द्वंद्व, द्वंद्व समास, इसमें है क्या है, इसका बारे में चर्चा। इसमें दोनों मतलब उभय पद प्रधान होता है, यानी दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें क्या होगा, इस समस्त पदों में दोनों प्रधान हों तथा एक दूसरे के विलोम या विलोम जैसा, है ना, विलोम जैसा हो, है ना, तो वहां पे होगा क्या, द्वंद्व समास होगा, ठीक है, द्वंद्व समास होगा, ठीक है। देखो बात को समझो, तो इसमें मैं बात बताता हूँ, इसमें क्या होगा, जैसे दोनों पद को मिला के होगा, लेकिन इसमें 3 पॉइंट है, इसको मैं अलग अलग लिखाना पड़ेगा, इसे बताने का नहीं बन पाएगा। द्वंद्व समास का मैं अलग पेज लिखता हूँ, ठीक है। एक होगा जैसे इतरेतर, है ना, इतरेतर द्वंद्व, है ना, सम विकल्प
द्वंद्व समाहार द्वंद्व, है ना। देखो इसमें क्या होगा, इसके मतलब क्या कहते हैं कि मतलब द्वंद्व समास के 3 भेद और होते हैं, तो तीनों में क्या होते हैं, विकल्प द्वंद्व, इतरेतर द्वंद्व और समाहार द्वंद्व। तो जैसे इतरेतर में क्या आएगा, इतरेतर में आएगा कि दोनों पदों के मध्य जो है और मतलब और पद, जैसे और का जैसे मैं बात करूँ, जब इसका विग्रह मतलब मतलब समाज का जब वो करोगे, क्या कहते हैं कि विग्रह जब करोगे, तो इसके दोनों के मध्य और शब्द मतलब निकल के आएगा, ठीक है। बात समझ में नहीं आई, जैसे समझ में जैसे जब आएगा, मैंने कहा माता पिता, है ना, तो जब इसको विग्रह करोगे तो इसका मतलब हो जाएगा माता और पिता, ठीक है। मैंने लिखा दाल, है ना, उसके बाद में रोटी, है ना, तो इसका जब विग्रह करोगे दाल और रोटी हो जाएगा। मैंने लिखा पढ़ा लिखा, है ना, पढ़ा और लिखा हो जाएगा। मैंने ऐसे ऐसे और सारे एग्जाम्पल आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसका बता देता हूँ, इसमें जब इस पदों में करोगे तो दोनों पदों के मध्य जो है या और अथवा का भाव होगा, विकल्प, है ना, विकल्प यानी कि या और अथवा। तो जैसे मैंने लिखा अमीर, है ना, उसके बाद में गरीब, है ना, तो अमीर या गरीब, है ना, इसका मतलब ये हो जाएगा। मैंने लिखा पाप पुण्य, है ना, पुण्य, पाप या पुण्य, ठीक है। मैंने लिखा शीतोष्ण, है ना, शीतोष्ण, शीतोष्ण, शीत या उष्ण इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही होता है। मैंने और लिख दूं मैं, और मैं लिखा इसमें क्या होगा, समाहार वाले में इसमें आदि का भाव होगा। जिसमें मैंने लिखा अन्न जल, है ना, तो इसका हो जाएगा अन्न जल आदि, है ना। मैंने लिखा बहु बेटी, है ना, तो बहु बेटी आदि इसका भाव हो जाएगा। मैंने लिखा बाल बच्चे, है ना, बाल बच्चे, तो इसका हो जाएगा बाल बच्चे आदि, है ना। मैंने लिखा खाना वाना, खाना वाना, तो खाना वाना आदि। मैंने लिखा रुपया पैसा, ठीक है, रुपया पैसा, है ना, तो रुपया पैसा आदि। इसमें हो जाएगा रात दिन, है ना, रात दिन, रात और दिन, है ना, सुख दुख, तो अलग अलग मतलब इसमें आ जाएंगे। तो इतना जानो कि विकल्प द्वंद्व कौन सा होता है, समाहार द्वंद्व कौन सा होता है, इतरेतर द्वंद्व कौन सा होता है। तो मैंने विकल्प द्वंद्व बता दिया, समाहार द्वंद्व बता दिया, इतरेतर द्वंद्व बता दिया, ठीक है। तो ये इतना कंफर्म हो गया होगा बात। अब हम बात करेंगे बहुब्रीहि समास की। देखो बहुब्रीहि समास में होता क्या है, मतलब इसमें दोनों पद अप्रधान रहेंगे, है ना। तो मैं इसके बारे में लिखूंगा, जिस समस्त पद में दोनों पद अर्थात अन्य अर्थ की प्रधानता, ठीक है, होती है, ठीक है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है, वहाँ बहुब्रीहि समास होता है, ठीक है। अब इसके मैं शॉर्ट तरीके बताता हूँ, होता क्या है, रटने वाली कॉन्सेप्ट ही नहीं इसमें। देखो मतलब क्या होगा, जितने पर्यायवाची शब्द हैं सब बहुब्रीहि में आ जाएंगे, मतलब सब आ जाएंगे, हाँ लगभग लगभग सब आ जाएंगे, ठीक है। लगभग जैसे कमल का पर्यायवाची कमल, ऐसा नहीं, मतलब लगभग मैं कह रहा हूँ, लगभग लगभग पर्यायवाची शब्द आएंगे तो बहुब्रीहि में आएंगे, ठीक है। तो कैसे में मान लो, मैंने लिखा लंबोदर, है ना, लंबोदर, तो लंबोदर किसके पर्यायवाची है, गणेश के, है ना, लंबा है उधर, लंबा है उधर जिसका अर्थात गणेश भगवान, तो इसमें आ जाएंगे, ठीक है। उधर का मतलब पेट होता है, ठीक है, ये जान। मैंने लिखा पवन पुत्र, है ना, तो इसका मतलब हो जाएगा पवन के पुत्र अर्थात हनुमान जी, ठीक है, पवन के पुत्र है जो हनुमान जी हैं, ठीक है। मैंने लिखा पवन सुत, है ना, तो ये भी हनुमान जी। मुरारी, हिमालय, हिमालय, अर्कजा, है ना, तो मतलब अलग अलग इसके सारे आ जाएंगे जो अलग अलग अपना अर्थ दें। जैसे अर्कजा समुद्र जा, रतिपति, है ना, तो लोकपाल लोकों में पाल, है ना, दूरदर्शन पीताम्बर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात विष्णु भगवान, है ना, चतुर्भुज विष्णु, निशाचर, है ना, वागीश, खगेश, ये सब के सब इसमें एग्जाम्पल आएंगे, तो इसमें लिखने की जरूरत, मैं लिख ही देता हूँ। लंबोदर लिख दिया। अब एग्जाम्पल तो तुम जान ही जाओगे यार, इसमें क्या ही मैं बताऊँ। दूरदर्शन, है ना, दूरदर्शन इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। चतुर्भुज, है ना, चतुर्भुज, और वाग मतलब खगेश हो जाएगा के ईश, है ना, खग, खगेश, खग के ईश मतलब कौन, गरुण, है ना। तो अलग अलग ये मतलब अलग अर्थ देगा, तो बस वही जानना है। जैसे मैंने लिख दिया अर्कजा, है ना, अर्कजा, ठीक है, यमुना की मतलब यमुना जो सूर्य की पुत्री, वही को अर्कजा कहते हैं। तो कुल मिला के जो परिभाषा मतलब पर्यायवाची वाले होंगे तो यही होंगे, ठीक है। अच्छा अपने देखो, सबसे पहले मैंने समास बताया, समास का समधन आस होता है, सम का मतलब होता है समीप, उपसर्ग लगा है सम उपसर्ग, और आस मूल शब्द है जिसका मतलब होता है बैठना, है ना। इसका मतलब क्या कहते हैं,
इसका विलोम शब्द व्यास होता है, वी धन आस, बी आस, है ना। तो उसके बाद में मैंने ये भी बताया कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, संक्षेपण यास, वो करना, ठीक है। तो ये चीज़ें होगी। और मैं दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि समास, जैसे ये विग्रह कहते हैं, जो शब्द नया बनता है उसको विग्रह कहा जाता है ना। फिर मैं तीसरी बात बताई थी कि समास का मतलब क्या होता है, दो पदों के मध्य प्रयुक्त होने वाला कारक विभक्ति या अव्यय योजक चिन्ह को हटाकर उसमें उसके आसपास लिखने से जो शब्द का निर्माण होता है उसे समास कहते हैं। और विग्रह, जैसे मान लिया मैंने राह खर्च होता है तो राह के लिए खर्च, तो यही विग्रह कहलाता है, ठीक है। उसके बाद में मैंने और चीजें बताई थी, क्या बताया था कि समास विग्रह के भेद कितने होते हैं। तो इसके एक लौकिक समास होता है, एक अलौकिक समास, है ना। तो इसको इसको नित्य समास, इसको अनित्य समास विग्रह कहते हैं। समास के भेद की बात की थी, तो समास के भेद की संख्या देखो, अगर समास के भेद, तो पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद होते हैं, और मूल रूप में संस्कृत के 5 भेद होते हैं, और विलोम क्या कहते हैं, हिंदी में समास के 4 भेद होते हैं, चारों ये चीज हो गई, ठीक बात। तो मैं अब पदों की प्रधानता के आधार पर 4 भेद मैंने लिखाया। पहला है प्रथम पद प्रथम पद प्रधान, तो अव्ययी भाव समास आ जाएगा। द्वितीय पद प्रधान में तत्पुरुष समास आ जाएगा, इसके 2 भेद हैं, कर्मधारय और दिगु। उभय पद प्रधान में दोनों पद प्रधान रहेंगे तो द्वंद्व समास आ जाएगा। उभय पद अप्रधान यानी कोई पद प्रधान नहीं तो बहुब्रीहि समास आ जाएगा, ठीक है। और मैंने बात की थी कि देखो, ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है, ये शब्द है, इसको पद बोलते हैं। तो ये दोनों अगर रहेगा तो ये उसमें आ जाएगा, क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास में, ठीक है। और मैंने बात की थी, देखो इस मूल रूप में कौन कौन से समास मैंने 5 लिखाए थे, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, है ना। तो तत्पुरुष में समानाधिकरण तत्पुरुष, इसमें कर्मधारय और दिगु आ जाएगा। व्याधिकरण समास में इसमें आएगा कि क्या कहते हैं, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपदान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, ठीक है। तो ये विभक्ति वाले हैं, ये ध्यान रखना। और उसके बाद में मैंने बताया हिंदी में, तो हिंदी में इसके 6 भेद होते हैं, 6 बताया था मैंने ना। तो अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो तत्पुरुष वाले में कितने हो जाते हैं, 6। कर्ता कारक और संबोधन कारक को छोड़कर कर्म करण संप्रदान अपादान संबंध अधिकरण, है ना, ये हो जाएगा। द्वंद्व में कितने आए थे, तो द्वंद्व में आए थे 2, मतलब 3 आएगा, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व, है ना। बहुब्रीहि समास तो अपने में आई है। फिर मैंने बात किया था, क्या बात किया था कि अव्ययी भाव समास की, तो जिस समस्त पद में प्रथम पद अव्यय हो, है ना, और अव्यय प्रधान होता है तो उसे मतलब अव्यय समास कहते हैं। और ये इसमें उपसर्ग लगा होता है, जैसे मैंने लिखा अव्यय, इसमें मतलब इसके अव्ययी भाव समास में जैसे पहला था कि अव्यय पद पूर्व अव्ययी भाव समास, तो इसमें जीवन, आजीवन यानी कि मतलब उपसर्ग लगा हुआ है, ठीक है। और उसके बाद में क्या है कि जीवन, तो आजीवन यानी कि जीवन, अब जीवन भर इसका अर्थ निकलता है। और उसके बाद में भर पेट, तो इसका पेट भरा था, यथाशक्ति, ये मैंने बताया। उसके बाद में मैंने क्या बोला था कि मतलब दूसरा था कि नाम पद पूर्व अव्ययी भाव समास, तो इसमें आ जाएगा मरणोपरांत, जीवन पर्यंत, विवाहेतर, तो मरने के उपरांत, जीवन भर, आजीवन, विवाह के इतर। तो इसमें प्रथम पद और प्लस द्वितीय पद की बात की गई, तो विवाह के इतर इसमें बताया गया। और मैंने फिर बात की थी, उन्हें समझा नहीं पाया अच्छे से, वो बता ही देता हूँ। देखो इसमें क्या है कि प्रथम पद उपसर्ग है, दूसरा है संज्ञा, ठीक है। और अब क्या कहते हैं, पहला उपसर्ग है और दूसरा मतलब विकारी है। तो ये क्या है, ये अव्यय है, और ये विकारी मतलब अविकारी, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता, ठीक है। फिर मैंने क्या बात बताया था, मैंने और क्या बात बताया था, अब देखो इसको मैंने बताया था अव्ययी भाव समास के भेद 2 हैं। तो कौन कौन, अव्यय पद अव्ययी भाव समास, नाम पद अव्ययी भाव समास। तो अव्यय पद अव्ययी भाव समास के विशेष तथ्य क्या है, यदि अव्यय शब्द का दोहरान कर दिया जाए तो अव्ययी पद, जैसे जगह जगह, साथ साथ, तो अव्यय है जगह साथ साथ, अव्यय के बारे में मैंने चर्चा की, इसको देख लेना। अव्यय में कोई बदलाव ना हो, उसका मतलब यह होता है, ठीक है। फिर मैंने बात की यदि संख्या का दोहरान कर दिया जाए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होता है। जैसे मैंने क्या बताया था, जैसे मैंने कहा एक संज्ञा का दोहरान कर दिया, संज्ञा में जैसे घर घर संज्ञा है, गली गली संज्ञा है, रातों रात संज्ञा है। तो जैसे घर घर, गली गली, रातों रात, द्वार द्वार, गाँव गाँव, शहर शहर, ये सब प्रत्येक घर, प्रत्येक गली, रातों रात, है ना, रात ही रात में, है ना, द्वार द्वार, प्रत्येक द्वार, तो ये सब आपके जितने हैं सबके सब उसमें चले जाएंगे, क्या कहते हैं कि अव्ययी भाव समास में, ठीक है। फिर हमने बात की कर्मधारय समास, तो असंख्यावाची और संख्यावाची। तो असंख्यावाची प्लस विशेषण, तो जिसमें मतलब संख्या ना हो, विशेषण हो, मतलब सामान्य विशेषण हो, तो वो संख्यावाची में जैसे जिस समस्त पद में विशेषक और विशेष उपमेय उपमान के संबंध में कर्मधारय समास कहलाता है। मतलब आप समझ नहीं पाए, जैसे मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए, महान पुरुष, तो महान है जो पुरुष, अर्थात महापुरुष, नील कमल, नीला है कमल, नीला है जो कमल, महर्षि, ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे। और फिर मैंने बताया था कि कर्मधारय समास के लिए कौन सा है विशेष, तो कर्मधारय समास के यदि विशेषण पद का दोहरान कर दिया जाए तो वहाँ जैसे लाल लाल, काला काला, ये सब विशेषण ही है, तो इसको 2 बार लिख दिया गया, तब भी ये इसी कर्मधारय में ही आएगा, ठीक है। और मैंने एक बात बताई थी कि किसी उपसर्ग को विशेषण की तरह प्रयुक्त किया जाए तो भी वहाँ होगा कर्मधारय, जैसे सुपुत्र, तो सु मतलब अच्छा, उपसर्ग है लेकिन सु का मतलब अच्छा होता है, तो सुपुत्र इसमें आ जाएगा, है ना। सप्तमार्ग यानी कि
सही है जो मार्ग, इसका मतलब हो जाएगा, है ना, उपसर्ग लगा हुआ। और मैं फिर बात करूंगा कि तत्पुरुष समास में तो पदों की प्रधानता के आधार पर द्वितीय पद, इसका मतलब है द्वितीय पद समास है। फिर इनमें दोनों पदों के मध्य कारक विभक्ति का वो लोप होता है। इसमें मैंने बताया था 6 होते हैं, है ना, 6 मैंने पूरे डिटेल में बताया था, लिख ही देता हूँ मैं। संबोधन को छोड़कर और क्या कहते हैं कि कर्ता कारक को छोड़कर 6 इसमें आ जाएंगे। 8 प्रकार के कारक होते हैं, कारक मैंने लिखाया है, 6 मैंने लिखा दिया है। 6 आप आराम से पढ़ लेना। जैसे मैंने नेत्र सुखद, नेत्र को सुखद, नेत्र को सुख करने वाला, तो को विभक्ति जिसमें लगेगी तो कर्म कारक तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। और क्या कहते हैं कि अगर से विभक्ति कन्नड़, जैसे रोग से ग्रस्त हस्त, यानी हाथ से लिखित, तो से विभक्ति जिसमें लगेगी तो देखो इसमें करण कारक हो जाएगा, और उसमें को विभक्ति जिसमें रहेगी वो कर्म कारक हो जाएगा। ठीक है, ये कर्म है, ये करण है, ठीक है, करण कारक है। और उसके बाद में यदि के लिए विभक्ति होगी तो संप्रदान कारक हो जाएगा, जैसे शिव के लिए अर्पण है ना। अगर क्या कहते हैं से या अलगाव की स्थिति होगी, जैसे कि चिंता मुक्त, तो ये अपादान कारक हो जाएगा, चिंता से मुक्त, है ना। अश्व से भीत, हाथी से भीत, इस तरीके से विभक्ति लगने अलगाव की स्थिति होगी तब। काकी के संबंध वाले में आ जाएगा, जैसे राज की माता, राजा की माता, गंगा का जल, तो ये सब संबंध में आ जाएगा। ठीक है, फिर मैंने बताया था अधिकरण कारक में, अधिकरण में जैसे में पर या इस तरीके से आ जाए, तो जैसे नगर में प्रवेश, है ना, घोड़ों पर सवार, है ना, तो ये अधिकरण में आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मैंने बताया था इसके अन्य भेद होते, जैसे अलुक तत्पुरुष समास, थानेदार, है ना, और उप तत्पुरुष समास इसमें बताया था मैंने राजनीतिक। नए तत्पुरुष समास इसमें बताया था अनजाने अचूक। लुप्त तत्पुरुष समास रेल पर चलने वाली गाड़ी, है ना। तो ये सब चीजें मैंने बताया। उसके बाद में फिर और मैंने बताया था, क्या बताया था, द्विगु समास, तो जिस पद में समस्त पद, जिस पद में प्रथम जिस पद में समस्त पद पृथक हो वहाँ संख्यावाची होता है, जैसे कि दोनों अलग अलग हो। जैसे आप एग्जाम्पल समझ पाओगे, जैसे इसमें एग्जाम्पल में क्या आता है, देखिए देख संख्यावाची में जैसे चौराहा, त्रिरत्न, दुपट्टा, ये सब सबके सब इसमें आ जाएंगे। ठीक है, द्विगु समास में आ जाएंगे। द्वंद्व में जो दोनों मतलब विलोम शब्द वाले होंगे, जैसे द्वंद्व में चले जाएंगे, है ना, जैसे माता पिता, इसमें 2 मतलब 3 होते हैं, इतरेतर, विकल्प, समाहार। माता पिता, दाल रोटी, इसमें माता और शब्द लगेगा तो इसमें द्वंद्व इतरेतर में आएगा। या लगेगा तो विकल्प में आएगा, आदि लगेगा तो समाहार में आएगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना। बहुब्रीहि में आएगा, जैसे जो दूसरा अर्थ प्रकट करे। ठीक है, जैसे विवाह के इतर या अर्कजा, ये सब जितने पर्यायवाची वाले शब्द सब इसमें आएंगे। ठीक है, तो मेरा मतलब पूरा कंप्लीट हो गया, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और वीडियो जल्दी आएगी, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।